हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 के आगे का पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। टैक्सेस। एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपद्स वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, दे नीडेड मोर रिसोर्सेज। क्योंकि जो महाजनपद के राजा थे वो काफ़ी बड़े बड़े किले बनवाया करते थे। इसके अलावा वो एक काफ़ी बड़ी आर्मी को मेंटेन किया करते थे। इस वजह से उन्हें काफ़ी सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट दीज। और इन सभी रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए उनको काफ़ी सारे ऑफिशियल्स यानी अधिकारियों की भी ज़रूरत पड़ती थी। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेशनल गिफ्ट्स ब्रॉट बाई पीपल, as in the case of the Raja of the Janpads, they started collecting regular taxes। पहले कोई खास अवसर हुआ करता था तो वहाँ के लोग राजा के लिए कुछ गिफ्ट्स लाया करते थे, लेकिन अब वो पूरे जनपद का राजा है तो और उनको काफ़ी सारे काम भी करने हैं, जैसे कि किले बनवाने हैं और बड़ी बड़ी दीवारें बनवाने हैं, तो उनको काफ़ी सारे पैसों की और रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी। इस वजह से उन लोगों ने एक रेगुलर टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स पर भी टैक्स लगाया जाता था। उस टाइम पर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टैक्स था क्योंकि उस टाइम पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसान थे, इस वजह से टैक्सेस ऑन क्राफ्ट्स पर्सन। इसके अलावा जो क्राफ्ट्स पर्सन थे जो कुछ सामान बनाया करते थे, जैसे कि वीवर जो बुनाई करते थे और स्मिथ जो मोची थे, उनको भी टैक्स देना पड़ता था। लेकिन कुछ इस प्रकार का टैक्स था जैसे कि राजा उनको अपने घर पे बुलाकर एक दिन पूरा काम करवाया करता था। इस टाइप के टैक्स वो भी पे किया करते थे। हर्डर्स पेड टैक्सेस एज एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। हर्डर्स जो पशुपालक थे वो पे करते थे टैक्स, जैसे कि एनिमल्स को दे दिया करते थे अपने, और उनका जो प्रोड्यूस होता था जैसे कि दूध, उस टाइप से वो लोग टैक्स पे किया करते थे। टैक्सेस ऑन गुड्स थ्रू ट्रेड, और जो बाहर जो व्यापार के लिए सामान जाया करता था उस पर भी टैक्स लगता था। हंटर्स एंड गैदरर्स हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा, और जो हंटर गैदरर्स थे वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करके राजा को दिया करते थे। इसके बाद है चेंजेस इन एग्रीकल्चर। खेती बाड़ी में क्या क्या चेंजेस आए थे। देयर वर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। इस समय में काफ़ी चेंजेस आए थे, लेकिन मेजर टू चेंजेस थे, जैसे कि वन वॉज द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लॉशेयर्स। एक तो था कि आयरन का, लोहे का हल का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। दिस meant दैट हैवी क्लेई सॉइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर दैन विद अ वुडन प्लॉशेयर। इसका मतलब ये है कि पहले वो लोग लकड़ी के हल को यूज़ किया करते थे खेत को जोतने के लिए, लेकिन अब उनके पास लोहे का हल है जिससे वो मिट्टी को काफ़ी अच्छे से खोद सकेंगे, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस। इससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज प्रोड्यूस होगा। सेकेंड, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। इसके अलावा लोगों ने धान की रोपाई करना भी शुरू कर दिया था। दिस meant दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट, सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड्स। इसका मतलब ये है कि जैसे एक फील्ड में बीज को एकदम स्प्रिंकल कर दो, फैला दो, जिससे थोड़े दिनों बाद वो ग्रो करने लगते हैं। जैसे ही थोड़ा सा प्लांट बड़ा हो जाए उसको दूसरे फील्ड में गड़ा दो, तो उसको कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग। और पैडी मीन्स जो धान होते हैं वो। This led to increased production as many more plants survived। इससे प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स सर्वाइव करने लगे थे। अ क्लोज़र लुक मगध। फाइंड मगध ऑन मैप 4। मगध में कुछ पार्ट आता था बिहार का, कुछ वेस्ट बंगाल का और कुछ झारखंड का। मगध बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। और 200 साल के अंदर मगध काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महाजनपद बन गया था। मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड द सन फ्लोड थ्रू मगध। और काफ़ी सारी नदियाँ मगध से गुजरती थीं, जैसे कि गंगा नदी और सोन नदी। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट वाटर सप्लाईज मेकिंग द लैंड फर्टाइल। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाई करने के लिए और लैंड को फर्टाइल करने के लिए। पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड। और मगध के काफ़ी सारे पार्ट्स में जंगल था, वो जंगल से घिरा हुआ था। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन्ड फॉर द आर्मी।
और उनको जो जंगल में एलिफेंट्स मिलते थे उनको वो पकड़ के उनको ट्रेन करते थे जिससे उनको आर्मी में शामिल कर सकें। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कार्ट्स एंड चैरियट्स। इसके अलावा जंगल से लकड़ियाँ भी मिलती हैं जो यूज़ होती हैं घर बनाने के लिए, कार्ट्स यानी बैलगाड़ी बनाने के लिए और चैरियट्स यानी रथ बनाने के लिए। Besides, there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. इसके अलावा उस एरिया में आयरन माइंस भी थीं, लोहे की खदानें भी थीं, जहाँ पर उनका यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स भी बनाए जा सकते थे। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स। इसके अलावा मगध के पास दो काफ़ी पावरफुल रूलर्स थे, बिम्बिसार एंड अजातशत्रु। ये दोनों हर्यंक डायनेस्टी के थे। बिम्बिसार का बेटा था अजातशत्रु, हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्क्योर अदर जनपद्स। इन दोनों रूलर्स ने काफ़ी मेहनत की थी दूसरे जनपद्स को कॉन्क्योर करने के लिए। महापद्मानंद वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर। इसके अलावा नंद डायनेस्टी का महापद्मानंद एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूलर था। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। महापद्मानंद ने कुछ कंट्रोल अपना नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक भी एक्सटेंड कर लिया था। राजगृह, प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। राजगृह मगध की कैपिटल थी और काफ़ी सालों तक रही, जो कि प्रेजेंट डे बिहार में एक सिटी है राजगीर, वो थी राजगृह। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना। फिर बाद में मगध की कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी पाटलिपुत्र, जो कि प्रेजेंट डे पटना है बिहार में। मोर देन 2300 ईयर्स एगो अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर। 2300 साल से भी पहले एक रूलर था जिसका नाम था अलेक्जेंडर, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है और हिंदी में उसको सिकंदर कहा जाता है। हु लिव्ड इन मैकेडोनिया इन यूरोप। वो रहता था मैकेडोनिया में क्योंकि वो वहाँ का राजा था, जो कि एंशियंट ग्रीक किंगडम था। वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्क्यूरर, और वो विश्व विजेता बनना चाह रहा था। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कॉन्क्योर द वर्ल्ड बट डिड कॉन्क्योर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया। वो पूरी दुनिया को कॉन्क्योर तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स इजिप्ट के और वेस्ट एशिया के कॉन्क्योर कर लिए थे। एंड केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ गया था। रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ द ब्यास, और ब्यास नदी के किनारे तक वो पहुंच गया था। एंड ही वॉन्टेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड्स, हिज सोल्जर्स रिफ्यूज्ड। वो और भी आगे जाना चाह रहा था, लेकिन उसके सिपाहियों ने मना कर दिया था। दे वर स्केयर्ड as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants. वो लोग काफ़ी डर गए थे क्योंकि उन लोगों ने सुना था कि इंडिया के रूलर्स के पास काफ़ी बड़ी आर्मी होती है, पैदल चलने वाले सेनाओं की और रथ, और इसके अलावा काफ़ी सारे एलिफेंट्स भी होते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे रीजंस थे, जैसे कि बैटल ऑफ हाइडसपस, जो कि लड़ी गई थी 326 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट और किंग पोरस के बीच में झेलम नदी के किनारे पर, जहां पर किंग पोरस हार गए थे, लेकिन फिर भी उनकी सेना ने काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी अलेक्जेंडर की सेना को। इस वजह से उनकी सेना काफ़ी डर गई थी और घबरा गई थी कि आगे जो इंडियन रूलर्स हैं उनकी और भी बड़ी सेना है, तो उनसे वो कैसे लड़ाई कर सकेंगे, और उनको अपने घर की भी याद आ रही थी। इस वजह से उन लोगों ने आगे जाने से मना कर दिया था। अ क्लोजर लुक, वज्जी, ये एक दूसरा महाजनपद था जो कि बिहार के नॉर्थ पार्ट में था। वाइल मगध बिकेम अ पावरफुल किंगडम, जहाँ मगध एक काफ़ी पावरफुल किंगडम बन गया था। वज्जी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली, वज्जी की कैपिटल थी वैशाली, जो कि बिहार में थी। वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गण और संघ, जहाँ पर एक दूसरे टाइप की सरकार चल रही थी जिसको गण और संघ कहते हैं। गण यानी एक ऐसा ग्रुप जिसमें काफ़ी सारे मेंबर्स हों, और संघ मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन। इन अ गण और अ संघ देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स एंड ईच वन वॉज नोन एज अ राजा। एक गण और संघ में सिर्फ एक राजा नहीं होता था, काफ़ी सारे रूलर्स होते थे और वो सभी अपने आप को राजा बुलाया करते थे। दीज राजास परफॉर्म्ड रिचुअल्स टुगेदर,
और वो सारे राजा सभी रिचुअल्स को साथ में किया करते थे। दे ऑल्सो मैट इन असेंबलीज एंड डिसाइडेड वॉट हैड टू बी डन एंड हाउ थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। और वो सभी असेंबलीज में इकट्ठा हुआ करते थे और डिसाइड करते थे कि क्या करना है क्या नहीं, और इस बात पे डिबेट हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दे वर अटैक्ड बाई एन एनिमी, दे मैट टू डिस्कस वॉट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, किसी दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया, तो वो लोग मिलते थे और डिस्कस करते थे कि कैसे इस थ्रेट से छुटकारा पाएं। हाउएवर, वुमेन, दास एंड कम्मकारस कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता था इस असेंबलीज में, जैसे कि वुमेन, औरतों को नहीं मौका मिलता था, ना ही दास को मिलता था, और कम्मकारस वो लोग जिनकी खुद की ज़मीन नहीं होती थी, वो दूसरों की ज़मीन में काम किया करते थे, उन लोग को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता था। दिस इज़ एन अकाउंट ऑफ द वज्जीज फ्रॉम द दिग्ग निकाय, a famous Buddhist book which contains some of the speeches of the Buddha। एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है जो कि है दिग्ग निकाय, जिसमें वज्जियों के बारे में काफ़ी चीज़ें दी गई हैं और काफ़ी सारी स्पीचेस हैं बुद्ध जी की, लॉर्ड बुद्ध की। दीज वर रिटन डाउन अबाउट 2300 ईयर्स अगो, और ये लिखी गई थी लगभग 2300 ईयर्स पहले। अजातशत्रु एंड द वज्जीज। अजातशत्रु wanted to attack the वज्जीज। अजातशत्रु चाहता था वज्जियों पर अटैक करना। He sent his minister named Vaskara to the Buddha to get his advice on the matter। इसलिए उसने अपना एक मिनिस्टर वास्कारा को लॉर्ड बुद्ध के पास भेजा, जिससे वो इस बारे में एडवाइस ले सके इस मैटर के ऊपर कि कैसे उन पर अटैक करें क्या नहीं। बुद्ध asked whether the वजीज met frequently in full assemblies। लॉर्ड बुद्ध उसके मिनिस्टर वास्कारा से ये पूछते हैं कि क्या वहाँ पर लोग असेंबलीज करते हैं, क्या वहाँ पर लोग अक्सर असेंबलीज करते हैं। When he heard that they did, he replied that the वजीज would continue to prosper as long। फिर वो ये कहते हैं कि अगर वो अक्सर अपनी असेंबलीज करते हैं तो इसका मतलब वो तब तक प्रॉस्पर करेंगे, तब तक फलते फूलते रहेंगे जब तक दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज। जब तक वहाँ पर पब्लिक असेंबलीज होंगी और अक्सर होती रहेंगी तब तक। दे मैट एंड एक्टेड टुगेदर। और जब तक वो अक्सर मिल के और एक साथ काम करेंगे तब तक। दे फॉलोड एस्टेब्लिश्ड रूल्स। और वो अपने रूल्स को फॉलो करेंगे तब तक। दे रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स। और जब तक वो अपने एल्डर्स को सपोर्ट करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे तब तक। और इसके अलावा वज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाई फोर्स और कैप्चर्ड। और इसके अलावा जो वज्जी वुमेन हैं उनको फोर्सफुली या फिर कैप्चर करके ना रखा जाए, उनको हमेशा खुश रखा जाए। चैत्याज वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस। चैत्याज ऐसी जगह जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क और जो ऋषि मुनि हैं वो अपना मेडिटेशन कर सकें और वहाँ पर अपनी तपस्या कर सकें, अगर वैसी जगह मेंटेन रहेंगी टाउन्स और विलेजेस दोनों जगह पर, तो वहाँ के लोग तब तक प्रॉस्पर करते रहेंगे। इसके अलावा सेंट्स हु फॉलोड डिफरेंट बिलीव्स वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। इसके अलावा जो संत वगैरह हैं जो दूसरे बिलीव्स में विश्वास करते हैं, उनको जब तक रिस्पेक्ट मिलती रहेगी और जब तक वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर जा सकेंगे और वहाँ से वापस आ सकेंगे फ्रीली, तब तक वहाँ के लोग ऐसे ही फलते फूलते रहेंगे। तो ये सारी बातें हुई थी लॉर्ड बुद्ध और अजातशत्रु के मिनिस्टर वास्कारा के बीच में। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राइड टू कॉन्क्योर द संग्स। और जो पावरफुल किंगडम्स के जो राजा थे उन लोगों ने बहुत कोशिश की थी वज्जी के जो संग्स थे उनको कॉन्क्योर करने के लिए। नेवरदलेस दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन वो नहीं कर पाए, इसलिए वहाँ पर काफ़ी दिनों तक संघ और गढ़ रहे थे। टिल अबाउट 1500 years ago, when the last of the Gans or Sanghs were conquered by the Gupta rulers, whom you will read in chapter 10। और 1500 साल पहले वहाँ का जो गण और संघ थे
उनको कॉन्क्योर किया था गुप्ता रूलर्स ने, जिनके बारे में हम लोग चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। चैप्टर 5 यहीं पर फिनिश होता है और आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।